आज का जो टॉपिक है चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में पढ़ना है। साइक्लोन क्या होता है, एंटी साइक्लोन क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में पूछे जाते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये इनका उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती है, इनमें केंद्र में हाई प्रेशर होता है या लो प्रेशर होता है। ठीक है, जो चक्रवात होता है वो कैसा है, एक अनियमित पवनों का एक तरह से अनियमित गति या एक तरह से चक्कर लगाना होता है। वह हो सकता है कि केंद्र से बाहर की तरफ लगाती हो और एक होती है केंद्र से अंदर, मतलब केंद्र की तरफ लगाती है। ठीक है, जो केंद्र की तरफ लगाती हैं उनको बोलते हैं चक्रवात, तथा जो केंद्र से बाहर की तरफ लगाती हैं, मतलब बाहर हवा निकलती है केंद्र से, उसको बोलते हैं प्रतिचक्रवात बोलते हैं। इनकी उत्पत्ति से संबंधित फेरल का नियम है। कौन सा नियम है? फेरल का नियम है। फेरल ने क्या कहा था, जो उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा होती है वो दाईं तरफ मुड़ती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशा जो होती है बाईं तरफ मुड़ती है। ठीक है, तो पहले क्या होता है चक्रवात। चक्रवात क्या है, एक इसका जो केंद्र बिंदु होता है, चक्रवात के बारे में जो केंद्र होता है वहाँ पे कैसा होता है, टेम्परेचर हाई होता है, जबकि आपका प्रेशर जो होगा वहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर का एरिया होता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे, टेम्परेचर हाई होता है, जबकि प्रेशर क्या होता है, लो होता है। जब प्रेशर लो होगा तो हवाओं की दिशा जो होती है किस दिशा में, डायरेक्शन में होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। तो कोई भी हवा आएगी सीधे सीधे आएगी। ठीक है, मतलब केंद्र की तरफ मूव करेगी, सीधे सीधे, मतलब सीधी लाइन दिखा रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, तो ये मान लो कोई भी हवा आ रही है चारों तरफ से एक ही डायरेक्शन में आ रही है। ठीक, और किस साइड किधर आ रही है, हाई से। ये वाला क्षेत्र जो आपका हाई प्रेशर का है, ठीक है, बाहर का क्षेत्र। हाई प्रेशर से हवाओं की दिशा हमेशा केंद्र बिंदु की तरफ हो रही है, तो ऐसे चक्रवात को क्या बोला जाता है, ऐसे इस तरह की जो पवनों की दिशा होती है उसको क्या बोलते हैं, चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, चक्रवात। जब हवाओं की दिशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है, अर्थात केंद्र बिंदु की तरफ होती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं या चक्रवात कहते हैं। ठीक है, आपने एक नियम पढ़ा होगा फेरल का नियम। फेरल के नियम में क्या था कि जो उत्तरी गोलार्ध होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, यहाँ पे पवनों की दिशा जो होती है हमेशा किस डायरेक्शन में होती है, दाईं तरफ होती है। अगर पवन इधर है तो ये हमेशा दाईं तरफ, दायां इधर ही होगा। ठीक है, मतलब इसके लिखेंगे दाएं तरफ हमेशा मुड़ता है, पवनों की दिशा इधर दाईं तरफ नहीं होती, मतलब एक तरह से क्लॉकवाइज चलती है, जबकि इधर कैसे होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक, अब ये देखो पवन की दिशा, ये पवन की दिशा ये, इसमें तो दिख रहा है ऐसा कि ये नीचे की तरफ ऐसे क्लॉकवाइज चल रही है। अभी जब इसका बनाऊंगा चक्रवात के लिए तो एंटी क्लॉक दिखेगा। कारण क्या है, देखो ये कोई पवन इस डायरेक्शन में आ रही है, ये सीधा है। अब इसमें देखो आपका राइट साइड मुड़ाना है, किस साइड, फेरल के नियम के अनुसार पवनों की जो गति होती है वो राइट साइड में होती है। तो राइट क्या होगा इसका, नीचे की, नीचे होगा ना, ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, तो ये किधर मुड़ेंगे, ये सीधे ना आके कर्व बनाएंगे, यहाँ से इस डायरेक्शन में मुड़ेंगे, ये भी सेम इस डायरेक्शन में जाएंगे, ये वाला भी आगे वैसे घूमेंगे, तो ये पूरा क्या बनेगा, एंटी क्लॉक बन रहा है। जबकि अभी फेरल के नियम के अनुसार पवनों की दिशा तो दाईं तरफ घूम रही है, लेकिन इसको अगर देख रहे हैं तो कैसा बनता है, ये क्लॉकवाइज दिख रहा है। जबकि साइक्लोन में क्या हो गया, ये चीज फिगर के हिसाब से एंटी साइक्लोन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, बट हम हवाओं की दिशा हमेशा दाईं तरफ ही घुमाएंगे। ठीक, मतलब पवनों की जो दिशा होगी हमेशा दाईं तरफ घुमाने के बाद इसका जो फिगर बना है वो एंटी क्लॉक बना है, और ये दिखने में क्लॉकवाइज दिखता है फेरल के नियम के अनुसार। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकता है कि फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा किस डायरेक्शन में घूमती है, दाईं दिशा में घूमती है। दाईं का मतलब आप फिगर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो बाईं तरफ घूमती है, बाईं तरफ मतलब एंटी क्लॉक। और चक्रवात में जब देखते हैं तो इन पवनों की दिशा हमेशा किस दिशा में है, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सी गोलार्ध है ये, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। कारण समझ में आया ऐसा क्यों हो रहा है, किसके नियम के अनुसार हो रहा है, फेरल के नियम के अनुसार हो। तो ये रटना नहीं चाहिए आपको, मतलब इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, एक बार फिगर बना लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो वाला पूरा गोला बना के उसके बाद उसको दिखाऊं। ठीक है, ऐसे सिंपल समझने के लिए बना सकते हो, आप एग्जाम में भी बना सकते हो। ठीक है, और आप इसको दिखा सकते हो कि ये मूव किया है, यहाँ पे नॉर्मल इधर सीधे जा रही थी, इसका लेफ्ट साइड ऊपर होगा, राइट साइड नीचे होगा, तो नीचे वाले का भी राइट इधर होगा, वैसे इनका राइट ऊपर होगा। ठीक है, तो ये जो फिगर बनेगा वो चक्रवात का है।
यहाँ पे लो प्रेशर बीच में होता है, हाई प्रेशर बाहर होता है। हाई प्रेशर से हवाएं अंदर की तरफ हमेशा आती हैं और एक चक्रवात का निर्माण करती है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध है। तो याद रहेगा एक उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा, सॉरी पवनों की दिशा जो होती है हाई से टू लो आती है, लेकिन क्लॉक चलती है एंटी क्लॉक चलती है, एंटी क्लॉक चलती है। बट हवाएं किस दिशा में घूमती है? दाईं तरफ घूमती है, घूमेंगी हमेशा दाईं तरफ, फेरल के नियम के अनुसार हमेशा दाईं तरफ। ठीक है, फेरल का नियम उत्तरी गोलार्ध में क्या कहता है? पवनों की दिशा जो होगी हमेशा किस दिशा में होगी? दाईं तरफ घूमती है। तो दाईं तरफ इसको घुमाया भी है, बट ये एंटी क्लॉक दिखेगा जब घुमाएंगे इनको, क्योंकि अंदर की डायरेक्शन में है ना, तो अंदर की दिशा में इसका मुंह, इसका जो फेस है वो अंदर की दिशा में, इसका राइट ऊपर हमेशा ऊपर की साइड में दिख रहा है, तो ये नीचे से आ रहा है फिर ये ऊपर। अब कहोगे ये देखो जैसे ऊपर पढ़ते थे हम लोग कि पवनों की जो जेट स्ट्रीम होती थी, जेट स्ट्रीम नीचे की धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा दूसरी है। देखो इतना, देखो धरातल पे क्या है, इस डायरेक्शन में आ रही है, जबकि ऊपर क्या है, दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। तो इनकी डायरेक्शन भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिख रही है ना, ऊपर और नीचे के हिसाब से दिखेंगे। लेकिन ये पूरा सेल का निर्माण करती है, क्योंकि एक पूरा कोशिका बनता है ना, चक्कर लगाता है, तो ये एक पूरा जो सेल बनता है ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में चलता है। कोई भी चक्रवात जब आती है तो मान लो ये पूरा चक्रवात का सीन है, एक सेंटर पे ऐसे पहुंचता है लास्ट बिंदु में। ठीक है, मतलब बाहर पहले ऊपर बड़ा रहेगा, फिर नीचे जैसे ऐसे आएंगे कोन की तरह छोटा होता चला जाता है। ठीक है, मतलब वो सेंटर बिंदु उसका नीचे है। ठीक है, दर्शन नहीं दिखा, मान लो यहाँ पे कोई चक्रवात जैसे जैसे सेंटर की तरफ आएगा क्या होगा, तो इसका सेंटर बिंदु अंदर है, बाहर की तरफ बड़ा होगा, मतलब इसका जो एरिया है बड़ा है, और ये जैसे जैसे अंदर आता है ये सेंटर बिंदु आपका, यहाँ पे पवनों की गति अंदर की तरफ होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर होता है। ठीक है, लो प्रेशर यहाँ पे अधिक है, इसीलिए जितनी भी पवनें हैं मतलब सब अंदर की डायरेक्शन में आती है। ठीक, जब हम दक्षिणी गोलार्ध का बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ठीक है, फिगर सेम रहेगा। ठीक है, अब बीच में क्या रहता है? सेम फिगर बनना ना, अलग नहीं, बस मैं गोलार्ध चेंज कर रहा हूँ। हमेशा क्या रहेगा? लो प्रेशर का टेम्परेचर ज़्यादा है। अच्छा, एक कंडीशन ऐसा बताओ कि जब ये लो प्रेशर है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव कौन से क्षेत्र में होंगे? भूमध्य वाले से क्षेत्र में, या फ्रिजिड मतलब आपके शीतोष्ण में या शीत में? हमेशा चक्रवात जो होंगे वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अर्थात भूमध्य के आसपास जो है 0 से 30 नीचे के बीच में ज़्यादा एक्टिव होंगे। जैसे अगर कोई फिगर बना के दे दिया जाए कि 3-4 पॉइंट उसमें लिख दे 1 2 3 4, अब बताओ किसमें चक्रवात तेज होगा, किसमें चक्रवात कम होगा, क्रम से अगर लगाना हो तो जब भी देखना कि 0 से 30 ऊपर, 0 से 30 के बीच में कोई भी नंबर है वहाँ पे चक्रवात ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की साइड में जाते हैं वहाँ पे चक्रवात कम होता जाता है। उसका कारण क्या है? हवाएं जो होती हैं वो भारी हो जाती हैं। वहाँ पर हवाएं क्या होती हैं? भारी हो जाती है, मतलब हाई प्रेशर की तरफ जा रही है। ऊपर क्या हाई प्रेशर, हवा में क्या होगा? नमी ज़्यादा होगी मतलब वहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है ना, इसीलिए। क्योंकि आर्द्रता, सॉरी नमी जो बोलो, आर्द्रता सबसे ज़्यादा कहाँ होती है हवा में? भूमध्य रेखा के पास होती है। आर्द्रता की बात करेंगे तो भूमध्य रेखा के पास। अब ये लो प्रेशर का एरिया दक्षिणी गोलार्ध का बता रहा हूँ, हवाएं तो ऐसे ही आएंगी, ऐसा तो है नहीं कि हवाओं की दिशा बदल जाएगी। ठीक है, ये हाई प्रेशर का जोन है, हाई प्रेशर से हवाएं जो है लो प्रेशर की तरफ आ रही है, चारों तरफ से हाई प्रेशर है, अंदर लो प्रेशर ही है। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से भी इसका जो केंद्र है, केंद्र बिंदु पर लो प्रेशर का है। अब फेरल का नियम क्या कहता है? दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशा क्या होगी? बाईं तरफ मुड़ती है। अब बाईं तरफ किधर होगा? चलो बताओ आपको। ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये ऊपर, इसका बायां ऊपर होगा, तो ये पवनों की दिशा इधर घूमेगी, इसका बायां किधर होगा? इस साइड होगा। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, ये भी और ये, तो पवनों की दिशा इसमें जो सर्कल बन रहा है तो कैसा बनेगा? क्लॉकवाइज बन रहा है। ठीक है, इसमें देखो क्लॉकवाइज बन रहा है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में फेरल के नियम के अनुसार पवनों की जो दिशा होती है वो बाईं तरफ होती है, और फिगर कैसा बनेगा? क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है, तो चक्रवात में पवनों की दिशा क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध में होती है या दक्षिणी गोलार्ध में होती है? दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि एंटी क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध में होती है। कारण क्या है? फेरल का नियम। फेरल के नियम के अनुसार पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ मुड़ती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ती है। इसका एक कारण और दे सकते हो, मतलब रीजन के रूप में, कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है वही एक कारण है। ठीक है, पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूर्णन करने के कारण ऐसा होता है।
ठीक है। और ये जो गोल्डन करने के नियम है इसी के आधार पर फेरल ने अपना नियम दिया था, फेरल का नियम उसी पर आधारित है ना, ठीक है। ये समझ लेना, आप बना के तो लिख सकते हो, ठीक है। हाँ फिर जैसे बना सकते हो, ये समझने में आसान है थोड़ा, इसको समझने में थोड़ा आसान है और रटना भी नहीं पड़ेगा कि चक्रवातों की दिशा किधर है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही करती है कि उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक चलेगी कि मतलब क्लॉक चलेगी, रखना पड़ता है। जब इसमें देखो भी फेरल के नियम में दिख रहा था दाहिनी तरफ, तो दाहिनी तरफ मुड़ाएंगे घुमाएंगे उसको तो ऐसे पूरा क्लॉकवाइज दिखेगा, पूरा क्लॉकवाइज बनेगा, तो वहाँ भी रखना पड़ता है कि दाई तरफ है तो क्लॉक दिख रहा है, दाई तरफ मुड़ाते तो क्लॉक दिखता है। लेकिन चक्रवात में ये बाइक मतलब एंटी क्लॉक चलता है उत्तरी गोलार्ध में। अभी प्रति चक्रवात बनाएंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा दोनों एक दूसरे के, ठीक है। बट अगर फिगर याद रहेगा कि कैसे घूमा है दाई तरफ, बस इतना याद रखना, उत्तरी गोलार्ध में दाई तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। तो उसके बाद अपना नहीं याद रहेगा तो फिगर बना के दाई बाएं घुमा देना, दिख ही जाएगा खुद ही। ये दाई तरफ घूम रहा है, दाया तो ऊपर जाएगा, तो दाया कैसे बनेगा, एंटी क्लॉक बनेगा। जबकि बाया तरफ घुमाएंगे तब क्या बनेगा, क्लॉक बनता है, ठीक है। अब जैसे चक्रवात जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात दूसरा होता है आपका शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल बोलते हैं, इसको टेम्परेट बोलते हैं। ये टेम्परेट है साइक्लोन और वो क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ये इनका नाम जो पड़ा है इनके क्षेत्र के आधार पर पड़ा है कि अगर वो ट्रॉपिकल क्षेत्र में है तो उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन, जबकि अगर शीतोष्ण या टेम्परेट जोन में साइक्लोन आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन। कारण क्या है, पवनों की दिशा वहाँ भी एक्टिव होती है, जैसे यहाँ पे घूमिए सेम वही स्थिति वहाँ पे भी रहेगी, बट उनका क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर अधिक होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर का एरिया, और हाई प्रेशर मतलब बाहर की तरफ हाई प्रेशर, अंदर की तरफ क्या होगा, लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर ज़्यादा मात्रा में एक्टिव रहेगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है यहाँ पे चक्रवात की संभावना जो होती है, चक्रवात जो होता है अधिक प्रभावकारी होते हैं। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है उसमें चक्रवात जो होते हैं अधिक एक्टिव होते हैं, जबकि जैसे जैसे हम फ्रिजिड जोन की तरफ जाएंगे, मतलब कटिबंध की तरफ, शीत कटिबंध की तरफ जाएंगे, वहाँ पे चक्रवातों की जो तरह से सांद्रता है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात ज़्यादा विनाशकारी होते हैं या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो कौन से ज़्यादा विनाशकारी है, उष्णकटिबंधीय, ठीक है। ये वाला पूरा आपका जो जोन होगा जीरो, इधर जीरो है, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, इसके बाद इधर ठीक, ये 60 डिग्री के ऊपर वाला 6.5 मतलब आर्कटिक क्षेत्र वाला, लेकिन 60 मान लेते हैं, जीरो हो गया, 0 से 30, 30 से ये वाला, ये पूरा का पूरा जो जोन है ये वाला आपका, ये उष्णकटिबंधीय जोन है। कौन है आपका, ट्रॉपिकल। यहाँ पे जितने भी चक्रवात आते हैं कैसे होते हैं, ट्रॉपिकल आते हैं, चाहे ऊपर हो चाहे भूमध्य रेखा के नीचे हो। नीचे रहेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ऊपर रहेंगे तो एंटी क्लॉक। और जैसे ही इन क्षेत्रों को पार करके अगले शीतोष्ण वाले क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पे शीतोष्ण है, ठीक है, ठंडा गर्म, तो यहाँ पे चक्रवात की जो सांद्रता होती है वो उष्णकटिबंधीय की अपेक्षाकृत कम होती है, ठीक है। मान लो कोई भी नंबर दिया है, यहाँ पे 1 लिखा गया है, यहाँ पे 2 लिखा गया है, यहाँ पे 3 लिखा गया। अब आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा सांद्रता मतलब चक्रवात के प्रभावकारी कहाँ पे रहेगा, भूमध्य रेखा के पास, मतलब 2 नंबर पे रहेगा, फिर उसके बाद 1 पे रहेगा, फिर 3 पे रहेगा, ठीक है। तो ये चक्रवातों की स्थिति कहाँ पे कितना ज्यादा प्रभावकारी रहेगी। शीतोष्ण वाला जो है शीत वाले क्षेत्र में शीतोष्ण शीत और उष्ण वाला जो कटिबंध है
उसके बीच में होते हैं, ये ऊपर भी होंगे और यहाँ पे नीचे पाए जाते हैं। लेकिन फ्रिजिड जोन में जाने के बाद, जैसे ऊपर क्या फ्रिजिड जोन है, मतलब शीत वाला, शीत कटिबंध आएगा, ये शीतोष्ण है, ये शीत हो जाएगा। शीत कटिबंध में ये पौने चक्रवात न के बराबर होती है, यहाँ पे चक्रवात जो होती है नहीं आती, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा ठंडा एरिया है और पवनों की गति के लिए मतलब चक्रवात की स्थिति वहाँ नहीं होती इसीलिए, ठीक है। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं कहाँ पे होते हैं, शीतोष्ण कटिबंध में होते हैं, ठीक है। और शीत ऋतु में ज़्यादा ही उत्पन्न होते हैं। क्या में जो चक्रवात होते हैं उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं। जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं कब उत्पन्न होते हैं, शीत ऋतु में उत्पन्न। शीतोष्ण की बात कर रहा हूँ, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं केवल शीत ऋतु में ही उत्पन्न होते हैं, ठीक। जबकि दक्षिणी गोलार्ध जो होता है, वहाँ जब दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर हमेशा पहले बात तो वहाँ पे स्थल भाग नहीं है, जल भाग है, तो वहाँ पे हमेशा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात शीत ऋतु में ही आपके उत्तरी गोलार्ध में हमेशा सिर्फ शीत ऋतु में रहते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये वर्ष भर रहते हैं। कब तक रहते हैं, वर्ष भर। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे पूरा जलीय क्षेत्र है, ठीक है। जलीय क्षेत्र होने के कारण ये वर्ष भर दक्षिणी गोलार्ध में एक्टिव रहते हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत ऋतु में एक्टिव रहते हैं। इनका क्षेत्र क्या है, वही 30 से 65, ऊपर वाला जो क्षेत्र होगा 30 से 60 हम लोग लिखे ना, तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो जोन होगा वो 30 से 60 के बीच में होगा और इधर भी 30 से 60 के बीच में होगा नीचे। तो ये कौन सा जोन है, शीतोष्ण कटिबंध का जोन है, ठीक है। जबकि उष्ण कटिबंध का क्या होगा, ऊपर 30 से 35 तक लेंगे जिलों से ऊपर, और वही दक्षिण गोलार्ध में उतना नीचे, ठीक है। इसमें क्या होता है, वायुदाब किधर रहेगा, निम्न, मतलब सेंटर की तरफ क्या होता है, निम्न वायुदाब, जबकि बाहर की तरफ उच्च वायुदाब। तो हवाएं जो होती हैं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, ठीक। इनका आकार जो होता है हो सकता है गोलाकार हो, जो फिगर बनाया था गोलाकार हो या अंडाकार हो, ठीक है, और अर्धगोलाकार भी हो सकता है। इनका फिगर दिया गया। जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये कहाँ कहाँ एक्टिव होते हैं, एक तो आपके अटलांटिक महासागर में, कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात एक्टिव होते हैं। जब तक शीतोष्ण वाला है कहाँ पे होता है, एक तो अटलांटिक महासागर में होता है, दूसरा आपका भूमध्य सागर, यहाँ भी भारत क्योंकि किसमें स्थित है, भारत जो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। भारत 23.5 के ऊपर भी भारत का कुछ क्षेत्र और 23.5 के नीचे है, तो भारत को हम उपोष्ण दोनों में रखते हैं। भारत को किसमें रखा जाता है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध दोनों में रखा जाता है। तो भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो भारत में वर्षा होती है वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण ही होती है। मतलब मेन कारण क्या है, जेट स्ट्रीम है। वहाँ पे जो पश्चिमी पछुआ पौने होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं, वो वापस भूमध्य सागर से आर्द्रता लेकर आगे बढ़ती है और पाकिस्तान, ईरान पाकिस्तान होते हुए भारत में वर्षा कराती है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा का कारण बनती है। जो ठंडियों में बारिश होती है दिल्ली वगैरह, हरियाणा, पंजाब में, उनका कारण क्या है, आपका पश्चिमी या पछुआ पौने जिसको बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पछुआ पौने, ठीक है। पछुआ पौने जो होती है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में बारिश कराती है ठंडी के महीनों में, ठीक है, जो कि किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होती है, मतलब गेहूँ, रबी की फसल के लिए हम बोल सकते हैं, उसमें विशेषतः किसको, गेहूँ की फसल के लिए ज़्यादा लाभकारी होती है। और उनका कारण वो आर्द्रता कहाँ से लेती है, पछुआ पौने भूमध्य सागर से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं आर्द्रता, भूमध्य सागर से वो आर्द्रता लेती है, मतलब ह्यूमिडिटी लेती है, मतलब नमी लेती है एक तरह से। आर्द्रता मतलब क्या, नमी लेती है, फिर आगे बढ़ते हुए जो भी इसके क्षेत्र में आएंगे वहाँ पे बारिश कराते हुए आगे बढ़ती है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी उसमें बारिश की जो संभावना है वो कम होती जाएगी, ठीक है। उस दिन बताया था ना कि जैसे जैसे पश्चिमी भाग में मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं, ठीक है, हमेशा महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि आगे जैसे जैसे जाते हैं उसमें नमी की मात्रा कम होती चली जाती है, नमी की मात्रा कम होती जाती है। जो आगे क्षेत्र पड़ते हैं वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, फिर जैसे जैसे पीछे जाते हैं बारिश की मात्रा कम होती जाती है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हम जब उत्तर से दक्षिण जाते हैं तो बारिश कैसे, वर्षा कैसी होती है, टेम्परेचर कम होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे हम दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ेंगे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है।
टेम्परेचर कम होता जाएगा। और जैसे हम पूरब से पश्चिम की तरफ उत्तर प्रदेश की अगर स्थिति लें, ठीक है, उत्तर प्रदेश की स्थिति, तो हम पूरब से पश्चिम की दिशा में बढ़ रहे हैं तो वर्षा की मात्रा क्या होगी, पूरब से पश्चिम जाएंगे तो कम होती जाती है, क्योंकि गोरखपुर वगैरह में बारिश सबसे ज़्यादा होती है। और जैसे ही आपके दक्षिण पश्चिम आगरा मथुरा वाले क्षेत्र में आते हैं हम लोग, क्या होता है वहाँ पे बारिश न के मतलब बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक है, लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर की वहाँ पे वर्षा होती है। इसमें आता है एक अटलांटिक महासागर वाले क्षेत्र में जो होता है, और उत्तरी प्रशांत महासागर भी है, चीन सागर भी है। कौन कौन से क्षेत्र में होते हैं, प्रशांत महासागर और चीन सागर। हमेशा ही शीतोष्ण वाले क्षेत्र में रह गया। प्रशांत महासागर का है, प्रशांत महासागर तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके कौन से भाग में, सिर्फ उत्तरी प्रशांत महासागर में। उत्तरी प्रशांत महासागर जो होगा वो कौन से जोन में होगा, शीतोष्ण जोन में होगा, इसलिए वहाँ पे जो चक्रवात आएगा वो कौन सा रहेगा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात वहाँ पे एक्टिव रहेंगे। एक आपको कौन सा है, चीन सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर में ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात एक्टिव रहते हैं, ठीक है। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की खास बात यह है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, पहले तो इनका जोन पता है ना, 30 से लेकर 60 के बीच में होते हैं। दूसरी बात ये हाई से लो की तरफ चलते हैं। और तीसरा ये है कि ये शीत ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में एक्टिव रहते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष भर एक्टिव रहते हैं हमेशा, क्योंकि वहाँ पे स्थलभाग नहीं है, ठीक है। स्थलभाग क्या होता है, स्थलभाग की क्वालिटी है कि वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी होता है, ठीक है। और कोई अच्छा, जो जापान वगैरह में चक्रवात आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो आते हैं वो इन्हीं के कारण से, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण जापान वगैरह में बारिश होती है। जापान कहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर के कौन से भाग में स्थित है, पश्चिम में स्थित है। मैप में देखेंगे तो लगता है पूर्व में स्थित है। प्रशांत महासागर पूर्व में है, जापान पश्चिम। अगला है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ पे एक्टिव होता है, भूमध्य सागर के ऊपर, मतलब ये 0 से 5 छोड़ दो, 0 से 5 छोड़ के हम बात करते हैं, 0 से 5 ऊपर छोड़ दें और 0 से 5 नीचे छोड़ देते हैं, क्योंकि आप भूमध्य सागर का पूरा इसको क्या होता है, भूमध्य रेखी या विषुवत रेखी प्रदेश इसको कहा जाता है, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आता है। क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इस वाले क्षेत्र को छोड़ के वह जो चक्रवात आते हैं उसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं। वही इसमें भी हाई से लो की तरफ हवाएं चलती है, ये ज़्यादा प्रभावकारी होते हैं, इनसे ज़्यादा विनाश की स्थिति बनती है। और ये दोनों जोन में, मतलब दोनों गोलार्धों में एक्टिव रहते हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ पे जो क्षेत्र होगा स्थल भाग तो दोनों साइड सेम है। जैसे भूमध्य रेखा जहाँ से गई है देखेंगे तो दोनों साइड में स्थल की मात्रा लगभग सेम है, बट उत्तरी गोलार्ध में थोड़ा ज़्यादा है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जब आएंगे तो हवाएं जो होती है अंदर की तरफ आती हैं, ठीक है, और इधर भी अंदर की तरफ जाएंगे, मतलब पूरब की दिशा में, पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ती है हवाएं देखो बाईं तरफ घूम रही है और ये दाईं तरफ घूम रही है, ठीक है। तो हवाएं इधर जब दाईं तरफ घूम रही है तो पूरा क्लॉकवाइज होना है, इधर एंटी क्लॉक होना है नीचे की तरफ, ठीक है। पर अगर चक्रवात बोल देंगे तो ऊपर एंटी क्लॉक हो जाएगा, ध्यान देना। अभी मैं हवाओं की दिशा की बात कर रहा हूँ, ये पूरब से पश्चिम बन रही थी, किधर घूम रही है, किस दिशा में, मतलब दाईं तरफ घूम रही है, और दाईं तरफ इसको मिलाएंगे तो पूरा एक क्लॉकवाइज दिख रहा है, जबकि ये आगे बढ़ रही है बाईं तरफ। ऐसा फिगर देखने में लग रहा है कि घड़ी की दिशा इधर जाती है, जबकि ये इधर जा रही है, ठीक है, ये इधर जा रही है ना। बट ये चक्रवात, मैं यहाँ पे चक्रवात की बात कर दूँ तब क्या हो जाएगा, ये पूरा क्लॉकवाइज हो जाती है, ठीक है। नीचे वाला क्लॉकवाइज होता है जबकि ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज होता है। और नॉर्मल ऐसे फिगर देखने में क्या लगता है कि ये एक दूसरे के उल्टा दिखाई दे रहा है ना, तो इनकी दिशा क्या है, हमेशा इस डायरेक्शन में जा रही है। अब ये डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, मतलब कोई ऐसे ऊपर से हवा आई होगी, ऐसे चल रहा होगा, यही तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे अंदर आती है, अभिसरण होता है, दो कौने आपस में जहाँ पर मिलती है उनका क्या होता है, अभिसरण होता है। इस क्षेत्र में आपका ITCZ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ITCZ का निर्माण होता है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का निर्माण होता है, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है, ठीक है। अभिसरण का मतलब ये जहाँ पे कोई भी दो चीज आपस में मिलते हैं, ठीक है, चाहे वो पर्वतों का अभिसारी हम बोलते थे, चाहे आप लेंस वगैरह चैप्टर में पढ़ते हो अभिसारी, और यहाँ भी अभिसरण पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसका निर्माण होता है, ITCZ का जो स्थिति है वो हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पर निर्भर रहता है, टेम्परेचर, जिधर मतलब सूर्य पर निर्भर रहता है एक तरह से। सूर्य जैसे जैसे उत्तर की दिशा में जाएगा ये ITCZ भी ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर की दिशा में जाएगा
जिधर सूर्य जाएगा उसी वहीं पे आपका ITCZ स्थापित हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होता है ITCZ ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। तो भारत में जो स्थिति होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है भारत में सबसे ज़्यादा, लगभग 90% प्लस, इससे ज़्यादा ही बारिश होती है। ठीक है, तो ITCZ के उत्तर में खिसकने की वजह से होती है। वो ITCZ जो है खिसक कर उत्तर पे आ जाता है, मतलब भारत पे आ जाता है। जब भारत पे ITCZ पहुंच जाता है, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा को पार कर चुका है, कर्क रेखा पे पहुंच गया, ठीक है, वहां पर अब क्या होगा, ITCZ ऊपर है। तो जहाँ पे ITCZ ऊपर होगा, अब हवाएं आपस में मिलेंगी तो वहीं पे बारिश होगा। अगर हवाएं जहाँ पे आपस में मिलेंगी वहीं पे आपस में टकराएंगी, और टकराने के पश्चात उस क्षेत्र में बारिश ज्यादा मात्रा में होता है। तो ITCZ के उत्तर में जाने के कारण होता है। अब ITCZ उत्तर में क्यों गया, क्योंकि सूर्य भी उत्तरायण स्थिति में है, अब ऊपर की तरफ है, टेम्परेचर वहां पे ज्यादा रहेगा तो प्रेशर कैसा रहेगा, लो। हवाएं किधर आएंगी, लो प्रेशर की तरफ हमेशा आएंगे। तो जहाँ पे ITCZ रहेगा हवाएं वहीं आएंगे हमेशा, और जहाँ हवा होगी वहीं बारिश होगी। ठीक है, हवा जहाँ पे रहेगी वहीं बारिश होगा, बट उसमें नमी भी होनी चाहिए। ठीक है, नमी वो महासागर से ले लेती है, और जहाँ अगर हवा ही नहीं है तो बारिश कैसे होगी, बिना हवा के बारिश नहीं हो सकती ना। पवने आएंगी, पानी अपने साथ लेके आएंगे, मतलब नमी अपने साथ लेके आती है और वहाँ पे बारिश कराती है। किंतु जैसे जैसे हम ITCZ ऊपर की तरफ खिसक रहे हैं तो ये ITCZ नीचे नहीं आएगा। जब आपने पढ़ा होगा उत्तर पूर्वी मानसून भारत में बारिश कराती है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्वी जेट स्ट्रीम, उनका नाम पूर्वी जेट स्ट्रीम है, उसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। पिछले क्लास में बताया था उत्तर पूर्वी मानसून या उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। अब ये अभिसरण क्षेत्र क्या है, जो ऊपर था वो खिसक के नीचे चला आता है सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति। अब बताओ सूर्य ठंडी के महीनों में कहाँ पे होगा, मकर रेखा के आसपास होगा। अभी 22 दिसंबर आएगा, मकर रेखा पे पहुंच जाएगा। अब ये ITCZ जो ऊपर था भारत के पास में था, अब वो नीचे खिसक के चला आएगा, अपने स्थान पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब ITCZ नीचे चला गया तो पवनों की दिशा ऊपर की बजाय नीचे आएंगी। अब ITCZ यहाँ पे था तो ये हवाएं ऊपर की तरफ जा रही थी, जैसे ही नीचे आया अब पवन क्या है, नीचे की तरफ आएगी। तो जितनी भी हवाएं चलती है उत्तर पूर्वी मानसून की तरफ से, उनका नाम पड़ता है इसलिए क्या, उत्तर पूर्व की तरफ से आती है और नीचे की तरफ आती है। तो उत्तर पूर्व की तरफ मतलब वहां से नीचे आती है और बंगाल की खाड़ी से क्या लेती है, ह्यूमिडिटी लेती है, आर्द्रता लेती है, और आके कहाँ पे बारिश कराती है, आपके मुख्यतः अगर देखा जाए तो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में बारिश कराती है। कोरोमंडल जो तट होता है वहां पे सबसे ज्यादा बारिश कराती है। उनका नाम क्या होता है, उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में होती है। और तमिलनाडु के ऑप्शन में नहीं है तो कोरोमंडल लिखा रहेगा, तो चेन्नई लिखा रहेगा, बट उसी से मिलता जुलता है। और वो अक्टूबर से लेकर आपका दिसंबर के बीच में बारिश कराती है। और ये ITCZ की स्थिति पे, और ITCZ की स्थिति हमेशा भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ठीक है, और भारतीय मानसून को इसके अलावा एल नीनो और ला नीनो भी प्रभावित करती है। इस टाइम जो है ला नीनो एक्टिव हुआ है, इसलिए ठंडी की संभावना भी ज्यादा है। ठीक, कुछ जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम भी हैं। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हिंद महासागर में आता है। कहाँ पे आता है, हिंद महासागर में आता है। तो इसको हम चक्रवात के नाम से ही जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, चक्रवात ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं, साइक्लोन मतलब बोल देते हैं। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट इसका ऑस्ट्रेलिया वाला, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इसी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हम विली विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विली विली। इनका उल्लेख जो है क्लास 5 या 6 के बुक में भी है। ठीक है, क्लास 5 तक में भी चक्रवातों के नाम का दिया गया। और ये क्वेश्चन PCS में हमेशा पूछता है, चक्रवातों के नाम किस क्षेत्र में जाने जाते हैं। तो ये हम लोग पढ़ते तो क्लास 5 में। रीजन क्या है ना याद होने का, क्योंकि उस टाइम नहीं बताया जाता कि ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको पढ़ाते टाइम भी बता दिया जाए कि ये चीज़ जो है किसी एग्जाम में पूछा गया, तो एक तरह से आपका अलग से फोकस बन जाता है उसमें। अगर आप पढ़ते जा रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं वो कहाँ पूछा जा रहा है, तो कॉन्फिडेंस भी नहीं बनता कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। अगर आपको पहले से पता हो कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप उस पर जरूर फोकस करते हो, मतलब एक तरह से वो दिमाग में बना रहता है। अगर क्लास 5 में हम याद रखते हैं तो ये चक्रवातों के नाम आज भी याद रखते हैं। ठीक है, और जो मैथ पढ़ते हैं हम लोग क्लास 6 to 8 तक की मैथ 6 में पूछी जाती है, कुछ अलग नहीं पूछा जाता। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से डायरेक्ट पूछे गए हैं,
ठीक, जैसे एक क्वेश्चन मेरे को अभी तक याद है कि एक नंबर था, कुछ नंबर दिए हुए थे, उससे पूछा था कि ये कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। ठीक है, अब वो क्लास 7th में आई थी, क्लास 6 या 7th में ऐसा वर्ग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला है। उसमें सिंपल सा लिखा है जिस नंबर के पीछे क्या कौन कौन से नंबर होंगे तो वो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ऐसे कंपलसरी है, अगर वो नंबर लास्ट में है तो कभी स्क्वायर रूट उसका हम नहीं निकाल सकते, मतलब जो भी निकलेगा पॉइंट में निकलेगा। ठीक है, याद करने का ट्रिक है, मतलब रटना नहीं है, समझना है। किसी के लास्ट में 0 है तो 0 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 0 ही आएगा लास्ट में। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 4 16 मतलब 6 5 6 7 का 8 का कितना होगा 9। अब बच क्या रहा है इसमें से, कुछ नहीं बच रहा, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 7 और 8। ये नंबर ऐसे हैं कभी भी किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट में नहीं आते। अगर कोई भी नंबर दे दिया जाए इतना बड़ा, आपको मान लो 7 2 8 9 6 5 4 3 2 8, अब इतना बड़ा नंबर का आपसे 4 ऑप्शन ऐसे बड़े बड़े दे दिए जाए तो वहाँ पे आपसे स्क्वायर रूट निकालने के नहीं पूछा जा रहा है, वो आपसे बस ट्रिक जानना चाह रहे हैं कि आपको मतलब गेस करने आता है कि नहीं आता। डिजिटल सम लगाने से अच्छा बेटी लास्ट के 4 नंबर याद कर लो, 2 3 7 8। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लास्ट में 8 देख के तो आप डिजिटल सम करते रह जाओ, उधर अगला 4 क्वेश्चन कर लेंगे। ये तो बढ़िया है ना, मतलब ये तो रटने भी नहीं पड़ेंगे। आप 2 3 7 8 मत याद करो, मत याद करो, लेकिन ये तो कर सकते हो ना, तो आपके डिजिटल सम से कम टाइम लगेगा। और ये क्वेश्चन सीसाट में कई बार पूछेगा ऐसे सिंपल से। ठीक है, जैसे आप लोग उसका याद करते हो, यूनिट डिजिट का याद करते हो। ठीक, इसमें याद करने का यही है 2 3 एक साथ में रहते हैं, 7 8 एक साथ में रहते हैं, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक, मान लो भूल जा रहा तो ये चीज दिमाग में रखना। ठीक, तो हिंद महासागर में इसको हम चक्रवात के नाम से जानते हैं, और विली विली कहाँ बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं। किंतु आपका जो टाइफून एक वर्ड होता है, टाइफून या टाइफू से आप समझ सकते हो, ये चीन के आसपास वाले क्षेत्र में होंगे। ठीक है, रटना नहीं है, टाइफून बोलते हैं, टाइफू कर रहे हैं, कुंफू वगैरह बोलते हैं, तो वैसे आप मिला के याद कर सकते हो। जो टाइफून होता है ये कहाँ पे आता है, हिंद महासागर क्षेत्र में आता है, सॉरी चीन सागर में आता है। कहाँ पे आता है, चीन सागर में। आपका जो चीन सागर वाला क्षेत्र है वहाँ पे कौन सा चक्रवात एक्टिव होता है, चक्रवात का नाम क्या होता है, टाइफून। टाइफून, इसी को हम टाइफू के नाम से भी बोलते हैं। जो जापान वाला क्षेत्र में आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इसको टाइफू बोलते हैं। टाइफू, फून लिखा है ना हटा दो तो टाइफू बन जाएगा, जो जापान वाले क्षेत्र में आता है। 2 और इंपॉर्टेंट है, एक होता है टॉर्नेडो और एक होता है हरिकेन। ठीक है, टॉर्नेडो जो होता है ये दोनों आपके यूएसए वाले क्षेत्र में है, यूएसए, या आप इसको लिख सकते हो कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, एक तो हरिकेन बोलते हैं, दूसरे का नाम क्या है, टॉर्नेडो। ठीक है, कौन सा, हरिमाऊ, कई सारे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट यही है एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। चीन सागर वाले जो क्षेत्र में आते हैं उनको क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। कैरेबियन सागर में जो चक्रवात आते हैं उनको क्या बोलते हैं, हरिकेन। ठीक है, क्या बोलते हैं, हरिकेन वगैरह बोलते हैं। और विली विली इंपॉर्टेंट है, विली विली तो याद रखना। ठीक है, विली विली कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। अगला जो टॉपिक है, अच्छा जो चक्रवात होते हैं उनका नामकरण किया जाता है, क्या किया जाता है, नामकरण। जैसे भारत वाले क्षेत्र में जो भी चक्रवात आते हैं वो कुल 8 देश हैं जिन जो मतलब चक्रवातों का नामकरण करते हैं। चक्रवातों का नामकरण किसी न किसी के नाम पे किया जाता है, कोई अपने फैमिली के नाम पे, बच्चों पत्नी वाइफ के नाम पे किया जाता है। ठीक है, अलग अलग नाम है। क्वेश्चन भी आया था जिसमें निम्नलिखित में से, जैसे एक नीलम क्या है, नीलम एक चक्रवात है। अभी एक मोथा चक्रवात आया है ताज़ा ताज़ा। ठीक है, एक 2014 में आपने सुना होगा हुदहुद करके था। ठीक है, क्या नाम था, हुदहुद, तो मैं उस टाइम हाई स्कूल में था। ठीक है, तो हुदहुद करके मतलब वही 9th या 8th में था। ठीक, 8th में था हुदहुद करके चक्रवात। तो अलग अलग चक्रवात आते हैं। आपने एक और सुना होगा कोई इम्पोर्टेंट, असना करके है, असना हो गया, और
और कोई याद? कई सारे चक्रवात आते रहते हैं, उनका नामकरण जो है भारत के क्षेत्र में जितने भी हिंद महासागर वाले क्षेत्र में जो भी चक्रवात आते हैं उनको कुल 8 देशों द्वारा उनका नामकरण किया जाता है, बारी बारी से किया जाता है। और ये ABCD के अक्षर से किया जाता है। किससे किया जाता है? ABCD के 4 अक्षर ऐसे हैं, मतलब 5। एक तो Q है, U, X, Y, Z। इन अल्फाबेट्स का यूज जो है तो चक्रवातों के नामकरण में नहीं किया जाता है। इसके अलावा जितने भी लेटर होते हैं उनका एक तरह से एक क्रम वाइज ऑर्डर में चक्रवातों का नामकरण में यूज किया जाता है। जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं ये पूछे नहीं जाएंगे एग्जाम में, बट आप दिमाग में याद रखना कि कौन कौन से ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जिनके नाम पे चक्रवातों का नामकरण नहीं किया जाता है। Q, U, X, Y, Z, इनके नाम पर चक्रवातों का नामकरण नहीं किया जाता। 2004 में भारत में भूकंप आया था, ठीक है, सॉरी, एक तरह से चक्रवात की स्थिति बनी थी जिसमें हिंद महासागर सुनामी एक तरह से बोल सकते हैं, हिंद महासागर क्षेत्र में आया था और आपका जो पिग्मिलियन पॉइंट है जिसे हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं वो डूब गया था। हिंद महासागर क्षेत्र में वो डूब गया है। तो 2004 में चक्रवात के बाद से स्थिति बनी है कि भारत जो है भारत और कुछ अन्य देश आपस में मिलकर चक्रवातों का नामकरण करते हैं। टोटल कितने देश है? 8। हिंद महासागर में आने वाले जो चक्रवातें होती है उनका नामकरण कितने देशों द्वारा किया जाता है? चक्रवातों का जो नामकरण है कुल कितने देशों द्वारा किया जाता है? 8 देश है जिनके द्वारा किया जाता है। 8 देशों को याद करना आसान है। आप जैसे स्टार्ट करो एक डायरेक्शन जहाँ से भी हिंद महासागर, चाहे पाकिस्तान से भारत को बीच में रखो, सेंटर में भारत तो रहेगा, ठीक है, और जहाँ जहाँ भी हिंद महासागर है वो आएंगे। एक तो पाकिस्तान आएगा आपको, ठीक है, कौन है? दूसरा आपका जैसे नीचे बढ़ेंगे भारत को भी काउंट कर लो। उसके बाद क्या है? मालदीव बचेगा आपको नीचे। फिर क्या होगा आपका? श्रीलंका, फिर हाँ वो सब भी लेंगे। ओमान भी है, मान लो ओमान भी इसका पार्ट है, वो अभी इसको हम बाद में लेते हैं, पहले भारत के आसपास करते हैं, ठीक। श्रीलंका के ऊपर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद क्या आपका क्या है? म्यांमार कितने हुए? 3, 3, 6। म्यांमार के बाद क्या आपका? थाईलैंड। कितने हो गए? 3, 3, 6, 7। लास्ट वाला जो है आपका ओमान देश है। क्या नाम है उसका? ओमान। ये 8 देश है जो हिंद महासागर के क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों का नामकरण करते हैं, ठीक है। यही 8 देश मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों का क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। अभी एक तत्काल में मतलब जल्दी में आया था मोथा चक्रवात, जिसका नामकरण जो है थाईलैंड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोथा का मतलब एक तरह के वहाँ का सुंदर पुष्प है, सुंदर पुष्प से संबंधित है ना, तो उसी के नाम पे उसका नाम मोथा पड़ा। तो उनका जो भी मतलब M से वर्ड स्टार्ट हुआ है मोथा, तो वो अल्फाबेट्स पे ही स्टार्ट होते हैं, बट ये वर्ड नहीं रहेंगे, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। इन वर्डों से ही मतलब इन लेटर से का यूज करके कोई भी चक्रवात का नामकरण नहीं किया जाता है। इसके अलावा जितने भी लेटर बचते हैं सब पे किसी न किसी चक्रवात का नाम होता है। जैसे हुदहुद हो गया, नीलम हो गया। नीलम वाला पूछा गया था क्वेश्चन कि नीलम क्या है? चक्रवात इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात नहीं है? जैसे एक क्वेश्चन है, निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था? उस टाइम का है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है। तो बहुत सारे चक्रवात हमेशा आते रहते हैं, तो सब कितने चक्रवात याद करोगे? हर साल 8-10 चक्रवात मतलब पढ़ने ही होते हैं। उसमें था नरगिस था, नीलम था, थाने, ऐला, कई सारे थे, ठीक है। उसमें एक नरगिस करके था, वो नरगिस चक्रवात नहीं थी, उस समय की बात है, ठीक है, जब ये क्वेश्चन आया था। ये 2013 का, ठीक। अगला जो है आपका प्रति चक्रवात है, क्या है? एंटी साइक्लोन है। क्या है? एंटी साइक्लोन मतलब प्रति चक्रवात। एंटी साइक्लोन क्या होता है? इसमें हवाएं जो होती हैं या पवनों का जो दिशा होता है पवन का, वो अंदर से बाहर की तरफ होती है। किधर होती है? क्योंकि अंदर वाले क्षेत्र में क्या होता है? हाई प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है, और
ये आपका जो क्षेत्र है कैसा है, हाई प्रेशर का रहेगा। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर लो रहेगा। हाई है मतलब प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर इसका मतलब कम रहेगा, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ध्यान रखना। टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे हमेशा कम, अपेक्षाकृत क्या रहेगा, कम रहेगा। अब यहाँ पे हवाओं की जो दिशा होगी वो किधर होगी, बाहर की तरफ रहेगी, ठीक है। ऐसे घुमा के भी आप फिगर बना लेना, लेकिन वो रटना हो जाएगा। इसको आप एक बार देख लोगे तो आप आइडिया लगा के अपना फिगर फिर बना सकते हो आसानी से, किसको हम किस दिशा में घुमाएं। और ये उत्तरी गोलार्ध का बना है, किस गोलार्ध का है, उत्तरी गोलार्ध। अब फेरल के नियम के अनुसार जो हवाएं होती हैं किस दिशा में घूमती है, दाईं ओर घूमती है। उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में घूमती है, आप बताओ इसका दाया किधर होगा, इसका बताना सिर्फ ऊपर आएगा, ऊपर या नीचे की तरफ, क्योंकि सामने जा रही है तो ऊपर होगा दाया, नीचे दाया होगा, ऊपर की तरफ होगा दाया। तो ये इधर मतलब आगे बढ़ने के लिए ऊपर की तरफ घूमेंगे, ये जा रहा है इधर से, अब ये इधर मूव करेगा, ये दाया इस साइड आएगा, ये इस साइड, और इसका जो डायरेक्शन होगा ये, तो मतलब अगर कई सारे बनाए तो ये इधर आ जाएगा। अब ये पूरा चक्कर जो दिखाई दे रहा है आपका कैसा दिखाई दे रहा है, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज हो गया, जबकि चक्रवात क्या था, एंटी क्लॉक चल रहा था, ठीक है, क्योंकि वो अंदर की तरफ आ रहा था, दिशा बदलने की वजह से वो अंदर की तरफ आ रहा था, इसलिए उसका क्या हो गया था, एंटी क्लॉक चल रहा था। अब ये बाहर की तरफ जा रही है, इनका दाया जो है ऊपर की साइड है, तो ये पूरा एक क्लॉकवाइज बनाते हैं। तो जो प्रति चक्रवात होता है वो उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में घूमता है, कैसा चलता है, क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। इसको याद रखना, फिगर बना लेना, मतलब कैसे बनाएंगे, ठीक है, याद रहेगा ना। ऐसे फिगर बना लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। और यहाँ पे क्या होता है, पवनों का एक तरह से क्या अपसरण हो रहा है, मतलब एक तरह से दूर जा रही है, तो ये सामान्य स्थिति होती है, एक तरह से कैसी स्थिति है, सामान्य स्थिति को दर्शाता है। इनमें जो वायु का क्या होता है, परिसंचरण होता है, वो चारों तरफ घूमती है, वायु तो चारों तरफ घूमती रहती है, लेकिन केंद्र से बाहर की तरफ होती है, मतलब केंद्र से किधर जाती है, बाहर की साइड में जाती है। और ये जो होते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं, सॉरी उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ज्यादा प्रभावकारी होते हैं। जैसे ये भूमध्य सागर के भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, और बीच में क्या होता है, लो प्रेशर बन जाएगा। तो लो प्रेशर बन जाए मतलब एक तरह से वहाँ पे लो प्रेशर रहेगा, तो ये स्थिति वहाँ पर लागू नहीं होती, वहाँ पे भी क्या होता है, चक्रवात ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन तो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ज्यादा प्रभावकारी होते हैं। ऐसे भी आप समझ सकते हैं क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है भूमध्य सागर में, तो भूमध्य सागर में टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, लो प्रेशर होगा, तो हवाएं जो होंगी उधर कैसे चलेंगी, मतलब हाई से लो अंदर की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगी। जबकि प्रति चक्रवात की स्थिति कहाँ पर होती है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ज्यादा प्रभावकारी दिखाई देती है, और चक्रवात जो था ज्यादा कहाँ पे था, उष्णकटिबंधीय था, भूमध्य सागर के दोनों साइड में। इनका भी आकार कैसा होता है, वी आकार का, जैसे उसमें फिगर बनाता हूँ, ठीक है। बट ये किस दिशा में जाएंगे, बाहर की तरफ निकलते हैं, किस डायरेक्शन में होती है, बाहर की तरफ होती है, ठीक। अब वही उल्टा फिगर बना लेना, इसमें नीचे से स्टार्ट करना, बाहर की दिशा में दिखाना, और उसमें क्या था, अंदर की दिशा, अंदर की तरफ दिखाना था। बस तीर का निशान जो है बनाने वाला अंदर रहेगा, और उसमें क्या दिखाएगा, बाहर, ठीक है। तो ये प्रति चक्रवात का बनेगा। अगर दक्षिणी गोलार्ध में बनाए, आपका बीच में क्या रहेगा, लो या हाई, हाई ही हमेशा रहेगा, और बाहर कहीं पे लो है, ठीक है। तो हवाएं जो होती है हमेशा लो की तरफ चलती है, मतलब बाहर चलेंगे, तो ये हवा यहाँ पे इधर गई, अब दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचे तो हवाएं किस दिशा में घूमेंगी, नीचे नहीं, किस दिशा में, डायरेक्शन बताओ, दाया बाया, लेफ्ट या राइट, बाएं, ठीक है। जब बाएं घूमेंगे तो बताओ इसका बाया कहाँ होगा, नीचे साइड कि लेफ्ट राइट, इसका मैं पूछ रहा हूँ बाया किस दिशा में, इसका तो इस साइड होगा या इस साइड होगा, ठीक है। तो इस लेफ्ट साइड इधर होगा ना, तो ये किधर घूमेंगे, किस डायरेक्शन में घूमेंगे। अब इनका बाया बताओ, चलो ये किधर होगा, इस साइड होगा या इस साइड होगा, इस साइड होगा, क्योंकि उल्टा हो जाएगा, तो ये वाला क्षेत्र इधर चला जाएगा, मतलब ऐसे घूमेंगे। तो वही सेम स्थिति यहाँ पे ऐसे घूमा, तो ये इधर, ये यहाँ से यहाँ पे घूमेंगे, ठीक है। और ये पूरा तरह एक तरह से क्लॉक का निर्माण करती है, ठीक है, इस डायरेक्शन में घूमती है, ठीक है। कैसे घूमेंगे, एंटी क्लॉक हो जाएगी। और चक्रवात कैसा था यहाँ पे दक्षिण गोलार्ध में, क्लॉकवाइज चल रहा था, ये कैसे चल रही है, एंटी क्लॉक चल रही है। कारण समझ में आया,
सोरेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो होती है दाईं तरफ मुड़ती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। और फेरल का नियम किस पे आधारित है? पृथ्वी के घूर्णन पर आधारित है। पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूर्णन करती है किस दिशा में करती है? पश्चिम से पूरब की दिशा में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब। इसीलिए जो हवाओं की दिशा दिखाई देती है किस दिशा में चलती है? पूरब से पश्चिम। धरातल पे कैसे चलती है? पूरब से पश्चिम की दिशा में चलती है हवाएं। ठीक है, और उनके घूमने की वजह से ये जनरेट होता है। तो कौन सी बल जनरेट होती है पृथ्वी के घूर्णन करने की वजह से? कोरियालिस बल। कौन सी बल की उत्पत्ति होती है? कोरियालिस बल की उत्पत्ति होती है। ठीक है, शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में थोड़ा अंतर समझना। जैसे इसमें लिखा गया शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ से कहाँ तक थे? 30 से लेकर 60, मतलब 35 से आप 60 तक मान सकते हो लगभग, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का था। जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं आपका वो कहाँ पे थे? 5 से लेकर 30 तक रहेंगे, क्योंकि वो भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में टेम्परेचर ज्यादा था। भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में थोड़ा कम एक्टिव होते हैं। भूमध्य सागर के जस्ट बगल में, मतलब भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र, सॉरी भूमध्य सागर नहीं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य सागर तो ऊपर। तो उस वाले 5 से लेके 30 तक जो होते हैं उष्णकटिबंधीय थे, और 30 से लेके 65 या 35 से 65 तक आप बोल सकते हो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की अपेक्षा अधिक विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, क्योंकि इनका क्षेत्र जो है ज्यादा होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का जो क्षेत्र है वो अपेक्षाकृत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अधिक है। कारण क्या है? वो 30 जीरो से मतलब 5 से लेकर 30 तक थे, और ये नीचे भी है। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं भले तो शीत कटिबंध में, किंतु दक्षिणी गोलार्ध में जब शीत कटिबंध का क्षेत्र देखते हैं तो ज्यादा होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा है। रीजन क्या है कि वहां पे स्थलभाग की मौजूदगी कम है। वहां पे स्थलभाग कम है ना, समुद्र ज्यादा, मतलब जल ज्यादा है। इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का एक विस्तृत क्षेत्र पाया जाता है उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा। दोनों का ओवरऑल मिला के देखा जाएगा तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का, सॉरी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के क्षेत्र से अधिक होता है। ठीक है, और इन दोनों में सबसे ज्यादा विनाशकारी, एक तरह से प्रभावकारी या विनाशकारी कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, इसमें जो होता है एक वर्ड होता है आइज ऑफ द साइक्लोन, मतलब चक्रवात की आंख करके है। ठीक है, चक्रवात की आंख मतलब केंद्र बिंदु पर चक्रवात जो होता है वहां पे सबसे ज्यादा प्रभावकारी होता है। जो चक्रवात की आंख होती है वो हमेशा कहाँ पर प्रभावकारी होता है? केंद्र बिंदु से, इसीलिए उसका नाम क्या रखा है? चक्रवात की आंख। मतलब एक आंख के समान, जैसे आंख केंद्र बिंदु पे होता है ना, मतलब पूरे सर्कल के आंख जो होता है केंद्र, तो बीच वाला जो क्षेत्र होता है इसको हम क्या बोलते हैं? चक्रवात की आंख कहते हैं। साइक्लोन में ये वाला जो क्षेत्र होगा बीच वाला, इसको क्या बोलेंगे? ये आंख है, चक्रवात की आंख इसे कहा जाता है। बीच वाला क्षेत्र, यहाँ पर जो चक्रवात होता है सबसे अधिक प्रभाव बीच वाला क्षेत्र है। तो ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे कोई इसको बस खींचे अलग। ठीक है, ये क्या होता है? चक्रवात की आंख के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो होगा चक्रवात की क्या होगा? दीवारें होंगी। फिर क्या होगा? अगला वाला स्टेप जो है क्या होगा? चक्रवात की दीवार बनेगी। चक्रवात है, चक्रवात की दीवार होगी। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा कम विनाशकारी होते हैं। तो बता दिए कौन विनाशकारी अधिक है? उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण? और कुछ जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, पीछे एग्जाम में। अच्छा, एक क्वेश्चन अलग से लिख लेना इसको साइड में। जो आपका टॉर्नेडो आता है ना, ये टॉर्नेडो कहाँ पे आता है? कैरेबियन सागर में आता है। कहाँ पे आता है? कैरेबियन सागर में आता है। और इसको मेजर करने के, जो टॉर्नेडो की तीव्रता होती है, इसको मेजर करने के लिए एक स्केल होता है जिसको हम बोलते हैं फुजीटा स्केल। क्या बोलते हैं? फुजीटा स्केल। इसको अलग से ले लेना है। ठीक है, ये रखना ही पड़ेगा आपको। ये क्या मेजर करता है? टॉर्नेडो की तीव्रता। इससे हम क्या मेजर करते हैं? टॉर्नेडो की तीव्रता। टॉर्नेडो कहाँ पे आता है? कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर में जो होता है टॉर्नेडो आता है। और इसको हम मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं?
फुजीटा स्केल का यूज करते हैं। टार्नेडो एक तरह से बवंडर कहा जाता है इसको, क्या बोलते हैं? बवंडर। बवंडर सुना ना, गांव में बोलते हैं बवंडर आ गया, सुना कि नहीं? हाँ, वो इसी को बोलते हैं टार्नेडो। टार्नेडो, ठीक है। अमेरिका वगैरह कैरेबियन क्षेत्र में इनको किन नाम से जाना जाता है? टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। और टॉर्नेडो से प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्नेडो एली के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्नेडो से प्रभावित जो भी क्षेत्र होगा उसको क्या बोलेंगे? टॉर्नेडो एली कहा जाता है। क्या नाम है? टॉर्नेडो से प्रभावित क्षेत्र जो होते हैं उसको टॉर्नेडो एली बोलते हैं, या प्रभावित क्षेत्र या प्रभावी मैदान जो होते हैं इससे, इसको क्या बोलते हैं? टॉर्नेडो एली कहा गया है। याद रखना, एक टॉर्नेडो है, टॉर्नेडो को मेजर करने के लिए फुजीटा स्केल, और टॉर्नेडो के जो जहां भी जिस क्षेत्र में आएगा, जिस मैदानी क्षेत्र में, उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्नेडो एली बोलते हैं। और ये कहाँ पे आता है? कैरेबियन सागर, यूएसए वगैरह का जो टेक्सास वगैरह क्षेत्र है वहां पर आता है, ठीक है। तो दो वर्ड अलग से याद रखना, टॉर्नेडो एली और फुजीटा स्केल, ठीक है। ठीक, बस आज नहीं, कल आगे का बताएंगे।